मेरा नाम राधिका है। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे ससुराल की किचन की फ्रिज में रखा हुआ बर्फ़ मंगवाया था। मैं अपने पति की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। उन्हें मेरे सामने शर्त रख दी थी कि जब तक यह सारा बर्फ़ पिघल नहीं जाए, तुम कमरे में नहीं आ सकती हो। मेरे ससुराल के घर में मेरी सास ने 3-3 फ्रिज रखी थी। एक फ्रिज मेरे कमरे में भी रखी हुई थी, एक मेरे जेठानी के कमरे में रखी हुई थी और हमारे घर के किचन में भी एक रखी हुई थी। मेरे पति ने घर की सारी ही फ्रिज से बर्फ़ मुझे मंगवा लिया था। हर फ्रिज में काफ़ी सारा बर्फ़ रखा हुआ था। इसी तरह से तीनों फ्रिज का मिलाकर बर्फ़ का ढेर इकट्ठा हो गया था। मेरे पति ने कहा कि जब तक यह सारा बर्फ़ पिघल नहीं जाता, तब तुम कमरे के अंदर नहीं आ सकती। मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था और उसके पिघलने के बाद मैं उनके कमरे में जाती तो मेरे पति बहुत ज़्यादा थके थके से दिखाई देते थे। एक दिन मुझे बड़ी हैरानी हुई थी और मैं यह सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे अपने पति की सच्चाई का पता लगाना ही था। इसीलिए मैंने अपने पति के कमरे में पहले से ही कैमरा लगा दिया था और सच्चाई जानने की कोशिश की। जब मैं कमरे का रिकॉर्डिंग चेक की तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे पति ने तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी शादी एक करण नाम के लड़के से हुई थी। करण की अच्छी खासी नौकरी थी। मेरे पेरेंट्स को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था। करण की पूरी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद थी। इसीलिए हमारे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता करण के साथ तय कर दिया और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं अपने पति से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। शादी की पहली रात जब पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरे आगे सोने की अंगूठी रख दी और कहने लगे, ये सोने की अंगूठी तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। राधिका, मैंने अपने पति का यह गिफ्ट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने अपने पति से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। मेरे पति कहने लगे, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर फ़ौरन ही अपने पति की तरफ देखा। मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहती। मैंने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही गिफ्ट लाकर आपको दूंगी। मेरे पति ने कहा कि क्या सच में तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगा। मेरे पति पता नहीं मुझे यह सवाल क्यों पूछ रहे थे, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे अपने पति की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी। मैं बहुत अच्छे मूड में थी और अपनी शादी की पहली रात मैं इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरे पति तो शायरी भी कर रहे थे, लेकिन उनके सवाल ने मुझे कुछ कंफ्यूज कर दिया था। वह बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किए जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बार बार यह भी पूछ रहे थे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। वह मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अपने पति से कहा कि आप मुझे बताओ कि सही में मुझे क्या करना है। मेरी बात पर मेरे पति हंसने लगे और कहने लगे कि हमारे घर में 3 फ्रिज है। मुझे घर की जितनी भी फ्रिज है सभी के फ्रीजर से निकालकर सारा का सारा बर्फ़ ला कर दो। मैं अपने पति की बात पर हंसने लगी और कहने लगे कि आपको बर्फ़ चाहिए। मुझे लगा आप मुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगने वाले हो जो मैं शायद आपको नहीं दे सकती थी। बस इतना सा काम, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति इस टाइप पर मजाक भी कर सकते थे। आखिर इतनी रात को उन्हें बर्फ़ की क्या ज़रूरत थी। और फिर मौसम भी तो नॉर्मल ही था, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी और ना ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, मगर जब वह अपनी जिद पर अड़ने लगे तो फिर मैं समझ गई थी कि ज़रूर वह पहले ही रात मुझे आजमा रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मुझे मेरी चाची ने समझाया था कि कभी कभी पति अपनी पत्नी को आजमाने के लिए उनके आगे ऐसी इम्तिहान रख देता है जिसे पत्नी आसानी से नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पति ने मुझे जो इम्तिहान दिया था वह तो बहुत ही आसान था। मैं अपने पति के नज़रों से गिरना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, इतनी रात को अगर मुझे किसी ने किचन में टहलते हुए देख लिया तो कोई क्या सोचेगा। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कोई बहाना बना देना। लेकिन मेरे पति ने कहा कि हमारे घर में 3 फ्रिज है, उन तीनों ही फ्रिज से तुम्हें बर्फ़ निकाल कर लाना है। एक फ्रिज तो मेरे कमरे में भी मौजूद थी, दूसरी फ्रिज मेरी जेठानी के कमरे में थी और तीसरी फ्रिज किचन में रखी हुई थी।
मैं किचन की फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर ला सकती थी और अपने कमरे की फ्रिज से भी बर्फ़ निकाल कर अपने पति को दे सकती थी, लेकिन मेरे जेठानी के कमरे में जो फ्रिज था उसका बर्फ़ निकालना, अगर मैं उनके कमरे में जाती तो वह मुझसे सवाल करती कि तुम्हें इतनी रात को बर्फ़ की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने कहा कि अब तुमने ही तो कहा था कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हें एक आलिशा काम दिया है और तुम यह भी नहीं कर सकती हो तो रहने दो। मैं अपने पति से कहा कि नहीं नहीं, मैं यह काम कर दूंगी। मेरी जेठानी का कमरा कौन सा था यह तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पति ने मुझे बता दिया था कि नीचे सीधे हाथ को जाकर उनकी भाभी का कमरा है। मैं दुल्हन के रूप में ही अपने घर से आधी रात के टाइम में बर्फ़ ढूंढने के लिए टहल रही थी। पहले तो मैं किचन की फ्रिज से बर्फ़ निकाल लिया था और फिर उसके बाद अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। काफ़ी देर हो गई थी मुझे दरवाज़ा बजाते हुए, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अब मैं बिना बर्फ़ लिए तो आ नहीं सकती थी। 10-15 मिनट बाद दरवाज़ा बजने के बाद मेरी जेठानी अपनी आंखें मलती हुई दरवाज़ा खोलने के लिए आई, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही उनके तो होश उड़ गए थे। वह तो मुझे देखकर बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि राधिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि भाभी मुझे बर्फ़ चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन इस टाइम तुम्हें बर्फ़ की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा वह मैं आपको सुबह बताऊंगी, प्लीज़ आप मुझे जल्दी से बर्फ़ दे दीजिए। सॉरी आपको मैंने तंग किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। वह जाकर अपनी फ्रिज से बर्फ़ ले आई और मुझे दे दिया। फिर मैं उनसे कहा कि अब आप सो जाइए, बाकी की बात हम सुबह करेंगे। मेरी जेठानी मुझे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखी हुई थी। दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने सारा बर्फ़ इकट्ठा करके अपने पति को दे दिया था, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि क्या मेरे पति मेरी इस काम से इम्प्रेस हो जाएगा। मैं जब बर्फ़ लेकर अपने पति के पास आई तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। वह कहने लगे कि इस बर्फ़ को इधर टेबल पर रख दो। मैं सारा बर्फ़ टेबल पर रख दिया तो मेरे पति बच्चों की तरह खुश हो गए थे। मेरा पति मेरे करीब आकर कहने लगा कि राधिका तुम बहुत अच्छी हो, अब तुम बस मेरी एक आखिरी बात मान लोगी क्या? अपने पति की तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं कहने लगी जी मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वह कहने लगे कि नहीं, अगर तुम पहली रात ही हमसे हर बात मानने लगोगी तुम सोचोगी कि तुम्हारा पति तुम पर हुक्म चला रहा है। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ और तब तक कमरे में वापस नहीं आना जब तक यह बर्फ़ पिघल कर ख़त्म नहीं हो जाता। जब बर्फ़ पिघल कर ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। अपने पति की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी और उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे दुख हुआ था, मगर मैं जानती थी कि वह मुझे आजमा रहे हैं, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने देखा कि कमरे के बाहर एक चेयर रखी हुई थी। मैं उस चेयर पर जाकर बैठ गई थी। बस मुझे डर इस बात का था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता तो कई तरह के सवाल करता। मैं उन्हें क्या जवाब देती? अपने पेरेंट्स के मुँह से अपने पति की बहुत तारीफ सुनी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को करण बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन आज जो कुछ भी करण कर रहे थे वह मुझे हैरानी में डाल रहा था। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी, जेठ और सास ससुर भी मौजूद थे। यहाँ एक छोटी नंद और देवर भी था। मेरी ससुराल बहुत ही अच्छी थी और बाकी तो मुझे लोगों के साथ रहकर ही पता चलने वाला था कि कौन कैसा है। मैं बैठे बैठे थक गई थी और यही सब हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी। इतनी सारी बर्फ़ एसी वाली कमरे में कहाँ तक पिघलेगी? मैं सारे दिन की थकी हुई थी, मुझे आराम की ज़रूरत थी, मगर मैं करण की बात मानकर बाहर ही बैठ गई थी। यहाँ तक कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अब काफ़ी देर हो गई थी और मुझे गुस्सा आने लगा था। जब मैं घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 4 बज गए थे। कभी मैं इधर उधर टहल रही थी तो कभी चेयर पर बैठकर अपना टाइम पास कर रही थी। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं इस कंडीशन में शायद ढंग से सो भी नहीं सकती थी। 5 बज गए थे जब मेरा पति कमरे से बाहर निकला और कहने लगा कि राधिका अब तुम कमरे में आ सकती हो, सारी बर्फ़ पिघल गई है। मेरी कमर बुरी तरह से दर्द करने लगी थी। मैं जल्दी से उठी और कमरे के अंदर चली गई। मैं अपने पति की तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा और बाथरूम में जाकर सबसे पहले दुल्हन वाले कपड़ों को उतार दिया था और दूसरे कपड़े पहनकर आ गई थी। सामने ही करण खड़े हुए, वह भी अपने कपड़े बदल चुके थे। मुझे कमरे में कहीं भी बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने मेरे पति ने बर्फ़ के साथ क्या किया था। मैं अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बेड पर बैठने लगी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरे करीब आकर खड़े हो गए।
वह कहने लगे, राधिका तुम मेरी बात मानकर मुझे अपना गुलाम बना लिया। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई हो। मेरी प्रार्थना है कि तुम हमेशा ही ऐसे ही रहो। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मैं कहने लगी कि करण, आप अब आराम कर लो, क्योंकि मैं भी बाहर बैठे बैठे काफ़ी थक गई हूँ और आप भी मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे हो और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब दिन निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने भी सिर हिला दिया था और फिर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरे पति उठ चुके थे। मैं इधर उधर देखा तो वह कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं समझ गई थी कि वह कमरे से बाहर निकल गए होंगे। मैं उठी और फ्रेश होकर बाहर आ गई। जब मैं नीचे उतरकर अपनी सास की तरफ आई तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जेठानी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। शायद उन्हें रात वाली बात याद आ गई होगी। कितनी रात को उसने कमरे में बर्फ़ लेने के लिए गई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम मीठे में कुछ बनाना है। मैं किचन में खीर बनाने के लिए चली गई थी। जैसे ही मैं बाहर आई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पति बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। अब मुझे याद आ रहा था कि मेरी मम्मी ठीक ही कहती थी कि अपना दामाद तुम्हारे लिए बहुत ही हीरो जैसा ढूंढा है। हम सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे जब मेरा देवर मेरे पति का मजाक बनाने लगा। उसने मेरे पति से कहा कि भैया आप कितने लूज टी शर्ट पहन रखे हो। मैंने नोटिस किया था कि अपने छोटे भाई के मजाक पर मेरा पति काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे, जबकि मेरी सास ने अपने बेटे को चुप करवा दिया था और कहा था कि खामोशी से नाश्ता करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते चाहिए। मेरा देवर खामोश हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी नंद नाश्ते की टेबल पर आ गई थी। उसने भी मेरे पति का खूब मजाक बनाई और कहा था कि भैया आपने इतनी ढीली ढाली शर्ट क्यों पहनी हुई है, क्या आपके पास कोई कपड़े नहीं हैं। यह बात तो मैं भी नोटिस कर रही थी कि मेरा पति बहुत ही ज़्यादा लूज सी टी शर्ट पहनी हुई थी। मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर उन्हें इतनी लूज टी शर्ट पहनने की क्या ज़रूरत थी। मेरी नंद और मेरा देवर मेरे पति का खूब मजाक बना रहे थे। मुझे भी अपने पति की हरकत पर गुस्सा आ गया था। यह तो उन्हें भी दिख रहा था कि उनकी शर्ट कितनी बड़ी आ रही है और कितनी ढीलियाँ आ रही हैं। उस टी शर्ट को पहनना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने पति के पास गई तो वह मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, राधिका चलो हम दोनों बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैं अपने पति से कहा कि आपने किस तरह की टी शर्ट पहनी हुई है, आप अगर इन कपड़ों में बाहर जाओगे तो शायद बाहर के लोग भी आपका मजाक बनाएंगे। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आप मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हो तो आपको अपने कपड़े चेंज करने होंगे। करण मेरी बात सुनकर परेशान हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों के साथ साथ मेरे पति के बाहर वाले भी मजाक बनाएं। वह कहने लगे कि यह भी तो कितनी अच्छी शर्ट है। अच्छी तो है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो मेरे कपड़ों के बारे में। मैंने अपने पति से कहा कि प्लीज़ करण, कपड़े मेरे कहने के ऊपर चेंज कर लो, बल्कि आप मेरी पसंद के कपड़े पहनो। मैं खुशी खुशी अलमारी खोली और उन्हें अपनी पसंद की ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर दी और कहा कि आप यह पहन लो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं क्यों मेरे पति का चेहरा उदास हो गया था। थोड़ी देर के बाद वह मेरे हाथ से शर्ट लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चले गए थे। उन्होंने मेरे कहने के मुताबिक ही मेरी पसंद वाली शर्ट को पहन लिया था। इस शर्ट को पहनकर वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मेरे तो उन पर से नज़र ही नहीं हट रही थी, लेकिन उनके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। मेरे पति बार बार अपने कमरे के अंदर चले जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी का इंतजार है। फिलहाल मैं सब इग्नोर कर दिया था। फिर वह किचन की तरफ फ्रिज के पास खड़े हो गए और फ्रीजर से बर्फ़ निकालने लगे। उनके करीब गई तो उन्हें देखकर हंसने लगी और मुझे चिढ़ाने के लिए यह सब कुछ कर रहे होंगे। मेरे पति मुझे बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले गए थे। बाहर मैंने देखा कि मेरे पति मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे थे, पर बार बार अपने कपड़ों को छूकर देख रहे थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने कहा कि अब हमें बहुत टाइम हो गया है, क्या हम घर चल सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम दोनों घर आ गए थे। अपने पति के साथ पहले लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद आई थी। जब हम लोग घर आए तो मेरे पति तब भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से दवाई ले लो। मेरे पति ने कहा कि मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा पति कहने लगा कि तुम फिर से जाकर बर्फ़ लेकर आ जाओ। अपने पति की यह बात सुनकर मैं उनकी शक्ल देखते ही रह गई थी। सच में पड़ गई थी कि भला तबीयत खराब को बर्फ़ की क्या ज़रूरत होगी। फिर मजबूर होकर बर्फ़ लेने के लिए कमरे से निकल रही थी।
तभी मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगे कि किस टाइप के सब लोग तुम्हें बर्फ़ लेते हुए देख लेंगे, इसीलिए किसी को भी कुछ मत बताना। अगर कोई पूछे तो बर्फ़ क्या ज़रूरत है तो मत बताना, और कोई बहाना लेकर चली आना, बस जल्दी से बर्फ़ लेकर आ जाना। अपने पति की यह बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैं किचन में बर्फ़ निकालना गई तो मेरी सास किचन में ही खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बर्फ़ निकाल रही हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इतनी ढेर सारी बर्फ़ की क्या ज़रूरत है। मैंने अपनी सास का कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मुंह बंद करके फ़ौरन ही किचन से बाहर निकल आई थी। मेरी सास मेरी यह हरकत पर कुछ अजीब लग रही थी, क्योंकि मैं उनकी बात का उन्हें जवाब नहीं दिया था। मैं अपने पति को बर्फ़ लाकर दे दी। मेरे पति कहने लगे कि अब तुम कमरे से बाहर चली जाओ। मैं निकली तो आज भी मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि अब रात के 11 बज गए थे और इस घर में सब लोग 11 बजे तक अपने कमरे में चले जाते हैं। मुझे टेंशन भी हो रही थी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं कल की तरह ही चेयर पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज भी मेरे पति ने मुझे खुद कमरे के अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे। वही हुआ जो रात के 4 बजे मेरे पति मुझे जाकर बुलाया था। वह कहने लगे कि आओ कमरे में आ जाओ। मेरे जब अपने पति के चेहरे पर ऊपर नज़र गई तो वह बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर मैं आकर अपने बेड पर लेट गई, लेकिन यह क्या था, मेरे पति फ़ौरन ही अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गए थे। मैंने अपने पति से कहा कि आप सोफे पर क्यों जाकर लेट गए हो। मेरे पति ने कहा कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का हूँ, अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखता हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बिना किसी भी रिश्ते को शुरू करना पसंद नहीं करता। इसीलिए कुछ रातों तक मैं सोफे पर ही सोया करूँगा, जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान नहीं लेते। मैं अपने पति की बात पर हमें हाँ मिला दी, लेकिन सोचती रह गई थी कि मेरे पति मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हैं। वह तो साफ साफ मुझे बच रहे थे। अपने पति से कहा कि करण, मुझे लगता है कि आपके घर वाले ने आपकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाई है। मुझे पता था कि अब वो कहने वाले हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर मेरे पति ने तो कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने कहा कि यहाँ पर तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा दिल टूटकर रह गया था। मैं मुंह पर लटका कर बेड पर लेट गई थी। यही सब कुछ सोच सोचकर मैं सो पाई थी। यही सारी बातें सोचकर मेरा दिमाग दर्द करने लगा था कि मैं करण की ज़िंदगी में मुझे ज़बरदस्ती उन पर थोप दिया गया था। अगले दिन मैंने देखा कि घर के सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। इस घर में हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। मेरे पति भी अब ऑफिस जाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जो शादी के लिए छुट्टियां ली थी वह पूरी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मैं भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। मैंने अपने पति से भी कॉल करके मायके जाने की परमिशन लेनी चाहिए, तो मेरे पति ने कॉल ही अटेंड नहीं की। फिर मैं उनके ऑफिस वाले केबिल वाले नंबर पर कॉल की। वहाँ पर कॉल मेरे पति नहीं, सेक्रेटरी ने रिसीव की थी। मैंने उनसे अपने पति की बात करने के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि आज तो सर ऑफिस नहीं आए हैं। यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरे पति सुबह ऑफिस जाने के लिए ही तो घर से निकले थे। अपने पति का नंबर बार बार ट्राई कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैं अपने पति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने नीचे जाकर अपनी सास को यह बात बताई तो वह भी परेशान हो गई थी। उन्होंने मेरे ससुर को कॉल की तो मेरे ससुर ने भी यही बताया कि करण आज ऑफिस नहीं आए। हम सब लोग इस खबर से बहुत परेशान हो गए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। मैंने अपने पति के सारे फ्रेंड को कॉल कर ली थी, मगर उनको भी मेरे पति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं अब उन्हें कहाँ ढूंढती। मैं चुप करके अपनी सास के पास ही बैठ गई थी। मेरी सास भी बार बार मेरे पति का नंबर ट्राई कर रही थी। फिर मैं अपने पति के कमरे में चली गई, इधर से उधर टहलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार मेरा ध्यान अपने पति की तरफ ही जा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरे पति पीछे खड़े हुए थे। मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर साफ नज़र आ रहा था। मैं जल्दी से अपने पति के गले लग गई और खूब रोने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि आप कहाँ चले गए थे। मेरे पति ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कहने लगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? मैं ऑफिस ही तो गया था।
मेरे पति के बारे में जब मेरी सास को पता चला कि वह आ गए हैं तो मेरी सास भी हमारे कमरे में आ गई थी और उन्होंने मेरे पति से वही सवाल किया जो कि मैं उनसे कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है कि बहुत कितनी परेशान हो रही थी, और तो और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए। मेरे पति ने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाया और अपने पापा को कॉल लगाई और कॉल कर को स्पीकर में कर दिया था। कॉल मेरे ससुर ने रिसीव की थी। मेरे पति ने कहा कि पापा जी बताइए आज मैं ऑफिस आया था या नहीं। मेरे ससुर कहने लगे कि हाँ ऑफिस तो आया था लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। मेरे पति ने कहा कि मैं ऑफिस गया था लेकिन थोड़ी देर में ऑफिस से बाहर कुछ खाने के लिए चला गया था और मेरे मोबाइल के में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मेरी सास और मुझे यह सब कुछ सुनकर तसल्ली हो गई थी, जबकि मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर ने 1 घंटा पहले तो मेरी सास को बताया था कि आज करण ऑफिस नहीं आए थे और मुझे सेक्रेटरी ने भी यही बताया था। फिलहाल अब मेरे पति घर आ गए थे। मैं अपने पति को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। मैंने इस टाइम अनजान बन जाना ही सही समझा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऑफिस जाया करो तो मुझे बार बार कॉल करते रहा करो ताकि मुझे आपकी खबर मिल जाए। वह सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मेरी सास भी मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरे पति के हाथ में एक छोटी सी थैली थी, न जाने उसमें क्या था। मेरे पति ने उस थैली को अपनी अलमारी में रख दिया और अपनी अलमारी को लॉक कर दिया। अपने पति की हरकतों से मैं बड़ी हैरान हो रही थी। मैं अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरी जेठानी और सास भी मौजूद थी। मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी जी मुझे लगता है कि करण हमसे झूठ बोल रहे हैं और इन दोनों मुझे अपने पति की हरकतें भी कुछ अजीब सी लगने लगी थी। क्या उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मेरी सास मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो तुम्हें पसंद करता है, मेरे बेटा बहुत शरीफ है। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन मैं अपनी सास की यह भी तो नहीं कह सकती थी कि आपका बेटा हर रात मुझे कमरे से बाहर निकाल देता है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी कि अपने पति की शिकायत उनकी माँ से करूं। मैं अपनी सास की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर चाय बनाने के बाद मैं अपने कमरे में लेकर आ गई थी। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि मेरे पति के बोलने की मुझे आवाज़ आई। वह किसी से कह रहे थे कि भगवान का वास्ता है मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी मत बताना, यह बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुमसे कल मिलने के लिए आऊँगा, दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। करण की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। आखिर उनका कौन सा सीक्रेट था जो मुझसे छुपाना चाह रहे थे? और फिर मेरे पति किससे कॉल पर बात कर रहे थे और वह उनसे मिलने क्यों जाना चाहते थे? मेरे पति किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति की ज़िंदगी में सच में कोई और है, तभी तो वह मेरे साथ इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे दिमाग में तो तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो मेरे पति ने अचानक मोबाइल बंद करके रख दिया और मैंने देखा कि मेरे पति मुझे देखकर घबरा गए थे। बाहर से तो वह मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपने पति को चाय दी तो उन्होंने चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, इसलिए मैंने चाय को एक साइड पर रख दिया और खुद अपने पति के करीब बैठ गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि करण आपको नहीं लगता कि हमारी शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए? मेरे पति जल्दी से कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा करण हम कब तक एक दूसरे को समझेंगे? सुबह से लेकर शाम के टाइम तक आप ऑफिस में रहते हो और उस टाइम पर मैं नीचे सब लोगों के साथ होती हूँ। फिर रात के टाइम जब हम अपने कमरे में आते हैं तो सारी रात आप मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हो। मुझे तो लगने लगा है कि मैं शादी नहीं बल्कि कोई जुर्म कर दिया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे पति खामोश हो गए थे और अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए थे। मैंने अपने पति की जो बातें सुनी थी वह मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रात के 2 बज गए थे लेकिन मेरे पति आज घर नहीं आए थे। मैं उनका इंतज़ार करते हुए बेड पर लेटकर सो गई थी, लेकिन सुबह 6 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति सोफे पर लेटे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब तरह का निशान हो रहे थे। तभी मैं उठी और अपने पति के करीब गई। उन्होंने कहा कि आपको क्या हो गया है? वह मुझे जागता हुआ देखकर घबरा गए थे और कहने लगे प्लीज़ मुझे बर्फ़ ला दो। मैं अपने पति से कहा लेकिन इस टाइम आपको बर्फ़ की क्या काम है? मेरे पति ने कहा कि बस मुझे कुछ न पूछो और मुझे बर्फ़ ला कर दे दो।
मैं उठी, अपनी फ्रिज में से फ्रीजर से बर्फ़ निकालने लगी। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि फ्रीजर में बर्फ़ नहीं था, जबकि मैंने आज सुबह ही तो बर्फ़ के डिब्बे को भरकर रखा था। शायद वह मेरे पति ने निकाल लिया होगा। फिर मैं नीचे किचन में गई और वहाँ से बर्फ़ लाकर अपने पति को दे दिया। मेरे पति ने बर्फ़ देखी तो जल्दी जल्दी मुझे कमरे से निकालकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। मैं सोचती रह गई थी कि करण यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं, इन सब के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो इस बारे में पता लगा कर रहूँगी, यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे पति जिससे कल फ़ोन पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वह कल दोपहर के टाइम पर उनसे मिलने के लिए आएंगे। मैंने सोचा दोपहर के टाइम पर मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि मेरे पति कहाँ हैं। दोपहर का टाइम हुआ तो मैं अपने ससुर को कॉल लगाई और उनसे पूछा कि करण ऑफिस में है या नहीं। मेरे ससुर ने बताया कि हाँ, वह अपने केबिन में ही काम कर रहा है। फिर मैं शाम के टाइम में भी अपने ससुर को कॉल लगाई थी। मेरे ससुर ने बताया था कि वह आज कहीं नहीं गए, सारा दिन ऑफिस में ही रहकर उसने काम किया है। मुझे अपने ससुर की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे पति का किसी लड़की के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। शायद यह लड़की वही हो जिसने मेरे पति को फ़ोन पर मिलने की बात कर रहे थे। मेरे पति शाम के टाइम जब ऑफिस से आए और अपने कपड़े चेंज करने के बाद लैपटॉप लेकर बैठ गए थे और काफ़ी देर तक अपने काम में बिजी रहे। मुझे लगा वापस आकर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन इसी तरह से वह लगभग 3 घंटे तक काम करते रहे और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर रात के 8 बजे के टाइम पर नौकरानी हम दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आ गई थी। मेरे पति ने कहा कि आओ नीचे चलकर खाना खाते हैं। अपने पति की बात पर मैं उनके साथ खाना खाने के लिए चली गई थी। मेरे पति बार बार मुझे अपने हाथ से खाना सर्व कर रहे थे। मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं इसी तरह से बैठी हुई थी, लेकिन मेरे पति जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया और वापस कमरे में चले आए। मेरी सास ने जब देखा कि मैं कुछ परेशान हूँ तो उन्होंने कहा कि बहू, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, करण थक गया होगा, इसीलिए आराम करने के लिए जल्दी ही कमरे में चला गया। मैं भी खाना खाने के बाद जैसे ही अपने कमरे में गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, मगर करण 15 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खोला था। मैंने गुस्से से करण से कहा, करण यह सब क्या है? मैं जब भी कमरे में होती हूँ तो तुम कमरे से बाहर होते हो, जब तुम कमरे से बाहर होते हो तो मैं कमरे के अंदर होती हूँ और तुम मुझे खूब इग्नोर करते हो। यह सब कुछ क्या चल रहा है? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? मगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो बता दो, मैं खुशी खुशी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे वैसे भी शादी के टेंशन में अलावा कुछ भी नहीं दिया। मेरे पति ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। वह खूब रोने लगे और कहने लगे, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो, प्लीज़ राधिका, मुझे छोड़कर अब कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने पति को देखकर शौक रह गई थी। मैंने अपने पति से कहा, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हो? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम यह सब करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी और गैलरी में खड़ी होकर खूब रोने लगी थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज तो मैं हर हाल में ही अपने पति की सच्चाई के बारे में पता लगा कर रहूँगी। मैं खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और फ़ौरन ही अपने पति के पास कमरे में चली आई। मेरे पति अभी तक सर पकड़कर बैठे हुए थे और परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि करण, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर करण एकदम ही खुश हो गए थे। वह मेरी तरफ बड़ी ही बेयकीनी से देखकर कहने लगे कि तुम मुझसे नाराज़ मत होना प्लीज़। मैं इनकार करते हुए सिर हिला दिया। फिर मैं कहने लगी, करण, आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। करण फिर परेशान हो गए कि मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आज नहीं चलते और किसी दिन चलेंगे। मेरे पति का फिर से खुश हो गए थे। फिर रात के टाइम पर मेरे पति किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकल गए थे। मैं जल्दी से कैमरे का सेटअप अपने पति के कमरे में लगाया और उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया था। यह कैमरा मेरे देवर के पास था और मैं आज उससे ही इस कैमरे को मांगा था
और उससे कहा था कि मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरे पति जब कमरे में आया तो वह इधर उधर टहल रहा था। मेरा तो काम हो चुका था। मुझे लगा जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता है, मगर डर की वजह से खामोश था। मैं बोली, करण क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? करण खामोश रहा। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें बर्फ ला दूं? करण की आंखों में बर्फ का नाम एकदम से खुशी के आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जिसे तुम जैसी पत्नी मिली है। भगवान हम दोनों को कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। मैं मुस्कुराने लगी और घर के तीनों फ्रिज से निकालकर अपने पति के कमरे में बर्फ लाकर दे दिया, क्योंकि मेरे पति को बहुत सारे बर्फ की ज़रूरत होती थी। मेरा पति आज भी कहने लगा कि आज रात फिर तुम्हें कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहने लगी, ठीक है, जैसे तुम रहते हो मैं वैसा ही कर लूँगी। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आई थी और साथ ही साथ आज अपना मोबाइल भी ले आई थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि आज मुझे अपना मोबाइल ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरा पति यह सब कुछ क्या कर रहा है। आखिर मेरे पति के दिमाग में यह सब क्या कुछ छुपा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया, जिसके अंदर मैं कैमरे वाला कनेक्ट किया हुआ था। मैं चेयर पर बैठी हुई थी। कमरे के बाहर मैं कमरे के अंदर का सब कुछ देख रही थी। जैसे ही मैंने मोबाइल को गौर किया तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे पति ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। मेरे पति के शरीर पर नीले नीले रंग के निशान हो रहे थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान हो गई थी। मेरे पति बर्फ के टुकड़ों को उठाकर अपने शरीर के हिस्सों पर लगा रहे थे। हर तरफ से मेरे पति बर्फ के टुकड़े अपने शरीर पर लगा रहे थे और एक टॉवल से पानी भी बार बार साफ कर रहे थे। मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई और उनसे कहा कि आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आपने अपने बीमार बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। मेरी सास मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी और कहने लगी कि तुम यह सब क्या कह रही हो। मैं अपनी सास से कहा कि आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। मैं अपनी सास के आगे मोबाइल कर दिया। अब हम दोनों मोबाइल में करण को यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। मेरी सास ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे कमरे की एक चाबी है। मेरी सास ने वह चाबी उठाई और उन्होंने करण के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। हम दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए थे। करण का अजीबोगरीब रूप हमारे सामने आ गया था। करण हमें देखकर डर गया था और कहने लगा कि मम्मी, राधिका, आप दोनों अंदर कैसे आ गए? मैंने अपने पति से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अब बताओ यह सब कुछ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम यह क्या कर रहे हो बर्फ के साथ? मेरा पति रोने लगा और उसने बताया कि मेरे शरीर पर यह एलर्जी हो रही है। मेरे पति के पूरे शरीर पर अजीब तरह की एलर्जी हो रही थी और नीले नीले रंग के निशान पड़े हुए थे। मेरे पति ने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था और फिर उन्होंने मुझे बताया कि एलर्जी बहुत ही खतरनाक है। मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है और ऐसा लगता है कि मेरा शरीर जल रहा है। इसके जलन बुझाने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत होती है। इसीलिए तुम मुझे इस हालत में देखकर डर न जाओ और कहीं छोड़ न दो। इसीलिए मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया करता था। यह देखो, मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरा पति अपना जला हुआ शरीर लेकर मेरे आगे खड़े हो गए थे। मेरा पति को बहुत खतरनाक वाली एलर्जी थी। मेरी सास भी उनको देखकर रोने लगी थी। मेरे पति ने कहा कि मेरी गर्दन से लेकर मेरे पैरों तक एलर्जी फैली हुई है, इसीलिए तो मैं ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे इस तरह के कपड़े पहनते हुए मना कर दिया था। मुझे कपड़ों से चुभन महसूस होती है। मेरी सास ने कहा, बेटा, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे साथ कब से है? मेरे पति ने कहा कि मम्मी, आपको याद है पिछले 6 महीने पहले मैं ऑफिस के मीटिंग के लिए चीन गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक अजीब तरह का खाना डिनर में खा लिया था, जिसे खाने के बाद मुझे यह एलर्जी हो गई। आप लोगों ने मेरा रिश्ता राधिका के साथ कर दिया। राधिका की जब आपने मुझे फ़ोटो दिखाई तब वह मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं इसी से शादी करना चाहता था। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी एलर्जी के बारे में पता चल जाता तो मेरी राधिका के साथ शादी नहीं हो पाती। इसीलिए मैं राधिका से सच्चाई को छुपा कर रखा। मैं राधिका के करीब नहीं आता था कि कहीं राधिका की नज़र मेरे शरीर पर पड़ गई तो वह मुझे इस वक्त छोड़कर चली जाएगी, और मैं ऐसे हरगिज़ नहीं चाहता था। लेकिन पता नहीं आप लोगों को आज ही सब कुछ इस तरह से पता चल गया। मैं करण से कहा, करण, मैं तुम्हारी सच्चाई एक कैमरे में देख लिया। करण कहने लगा, मुझे इस तरह से बर्फ़ का इस्तेमाल करने से बहुत सुकून मिल जाता है। अपना सुकून पाने के लिए ही मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देता था। उस दिन भी मैं ऑफिस से डॉक्टर के पास ही गया था। मेरा यह रात कोई
मेरा यह राज कोई नहीं जानता पापा के अलावा, क्योंकि ऑफिस के केबिन में भी जाकर मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ, इसीलिए पापा को इस बारे में सब कुछ पता है। मेरा एक फ्रेंड है, उससे एक दिन कॉल पर बात कर रहा था। उसने कहा था कि अगर तूने अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से नहीं किया तो मैं यह सब कुछ भाभी को बता दूंगा। मैं उससे बहुत समझाया था और वह मेरा राज किसी को न बताए। मैं अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से ही करवा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी एलर्जी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर रहा था। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन क्या मैं करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। करण की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने करण से माफ़ी मांगी। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने करण से कहा, करण मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम तो बहुत ही तकलीफ से गुजर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हम लोगों ने काफ़ी दिन करण के नए नए डॉक्टर को दिखाया था। एक डॉक्टर ने करण को अमेरिका ले जाने के लिए कंसल्ट किया था। अब मैं करण के साथ अमेरिका आई हूँ और यहाँ पर आए हुए 4 महीने गुजर गए। डॉक्टर ने यहाँ पर करण को एडमिट कर लिया। करण का यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और करण की एलर्जी को काफ़ी फ़र्क है। डॉक्टर ने करण का कुल कंप्लीट कोर्स 6 महीने का बताया है और जिसमें 2 महीने रह गया है और 2 महीने बाद हम करण को घर ले जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है भगवान मेरे पति को इतना ठीक कर दिया है तो वह बिल्कुल भी ठीक कर देगा। अब मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजरे। बस आप लोग मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।